वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में एक मामला ज़ेरे गौर आता है। भीमपुरा गोदाम से असले की बरामदगी होती है और उसके बाद फिर 3 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है पुलिस की मुद्दत में। और ये जो असलहा निकाला जाता है खुदाई करने के बाद, इसकी तफसीलात बड़ी हैरान कुन है। अभी ये इब्तिदाई तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, ये मालूम होता है कि ये कई अरसे दराज से यहाँ पर दफन किया हुआ था। ये ताने बाने कहाँ पर जाकर मिलते हैं, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है ताहिर अब्बासी। ताहिर, ये मामला क्या है? कराची में पहले ही अमन अमान की फजा थोड़ी सी डगमगाती नजर आ रही है, जिस पर पुलिस हरकत में नजर आ रही है। फिर साथ साथ हमने देखा कि लियारी के अंदर माजी में भी कुछ ऐसे वाकयात रोनुमा हो चुके हैं और अब ये एक और मामला। जी ताहिर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी ताहिर से दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। बहरहाल कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। मैं इस वक्त दोबारा ये बताता चलूं कि अगर कराची भीमपुरा गोदाम की बात की जाए तो असलहा बरामद किया गया और फिर उसके बाद जो शवाहिद मिलते नज़र आते हैं, 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया और ये तीनों पगड़ी वाले किराएदार थे जिनको गिरफ्तार किया गया। इनसे इन्वेस्टिगेशन होती नज़र आ रही है, लेकिन तीनों ला इल्म नज़र आते हैं। मामला क्या है, ये भी बातें सामने आती हैं कि साबिक गवर्नर सिंध, ये इनके ट्रस्ट की मिल्कियत है ये ज़मीन। फिर इसके बाद वक्तन फ़वक्तन किराए पर दुकानें यहाँ पर चलती रहीं। क्या मामला रहा, उस जो असला बरामद हुआ है उससे क्या क्या काम होते रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद। ताहिर, मैं जानना चाहूँगा कि कराची के अंदर पहले ही हम देख रहे हैं कि क्राइम रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, अब एक और मामला सामने आया है भीमपुरा गोदाम से असले की बरामदगी। मामला क्या है? शुक्रिया बिलाल साहब। इब्तदाई तौर पर पुलिस जो मौक़िफ़ दे रही थी उसमें अब तहकीकाती इदारों ने भी अपनी जो है वो इन्फ्लुएंस जाहिर कर दी है। जो 63 अदद हथियार थे जिनमें रिवॉल्वर थे 63 अदद, उनको फॉरेंसिक टीम के हवाले किया गया है। पहले फेज में उनको क्लियर किया जाएगा, उसके बाद उन हथियारों की फॉरेंसिक की जाएगी, जिसके बाद आया बताया जाएगा कि अगर ये हथियार इस्तेमाल हुए हैं तो आखिरी कब इस्तेमाल हुए थे, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर यह बात जाहिर होगी कि ये हथियार अगर कराची में इस्तेमाल हुए थे तो किस दहाई में इस्तेमाल हुए हैं, और अगरचे ये किसी जंगी सूरत हाल में इस्तेमाल हुए थे तो फॉरेंसिक टीम और तहकीकाती टीम को इसमें मजीद आसानी होगी। 183 अदद स्टेन गन मशीन इसमें बरामद हुई है, जबकि 13 अदद एयरक्राफ्ट गन मशीनों समेत 6 मौजर और दीगर आलात के पुर्जे इसमें बरामद हुए हैं। एसएसपी सेंट्रल गुलाम मुर्तजा तबस्सुम अपने डिस्ट्रिक्ट के कई एसएचओ के हमरा भीमपुरा का ये इलाका है, नीपियर थाने के एंड सामने का ये मकाम है। एक कदीमी कंपाउंड है ये, उसके नीचे एक मौजूद गोडाउन था जिसमें मुखबर खास की इत्तला पर पुलिस से खुदाई का अमल किया था। इंस्पेक्टर सुरजानी, एसएचओ सुरजानी हाजी सनाउल्लाह, उनकी निगरानी में ये खुदाई का अमल जब शुरू किया गया तो इब्तदाई तौर पर जो लोहे के आलात मिलना जब पुलिस को शुरू हुए, पुलिस ने इलाका कॉर्डन करने के बाद मजबूरी तौर पर जब खुदाई की है तो भारी हथियार बरामद हुए हैं। जो एफआईआर मतन है पुलिस ने उसमें इंकशाफ किया है कि हथियारों की तादाद इंतहाई ज्यादा है, दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई थी। मुकदमा नंबर 11/2022 को एसएचओ सुपर मार्केट मोहम्मद रियाज की मुद्दत में दर्ज करने के बाद इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक जो रिवॉल्वर और गन मशीन हैं उनको फॉरेंसिक टीम के हवाले कर दिया गया है, ताकि उनकी सफाई के बाद उनकी फॉरेंसिक के जरिए इस बात का जो है वो अंदाजा लगाया जा सके कि आखिरी मरतबा ये हथियार इस्तेमाल कब हुए थे। अच्छा ताहिर, ये भी बताया जा रहा है कि 3 पगड़ी के किराएदार भी थे, तो उनसे तफ्तीश की गई, कुछ मालूम हो सका? बिलाल साहब, 60 साल से इस मकाम पर सलीम मेमन नामी शख्स था जो कि काबिज था, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक शफीक और फैजान है जो गुज़िश्ता 2 सालों से यहाँ मौजूद थे। इनको न कि सिर्फ शामिल तफ्तीश बल्कि मजबूरी तौर पर 3 गिरफ्तारियों का जो पुलिस जिक्र कर रही थी वो ये तीनों अफराद हैं। पुलिस ने इनसे भी तहकीकात की है, इनके बयानात कलमबंद किए गए और इनको इस मुकदमे में शामिल कर लिया गया है। जो सलीम है उसने बयान में लिखवाया है कि उसको पूरी सूरत हाल से कोई इल्म नहीं है कि किस वक्त जमीन पर 3 बार तय लगाई गई और यह असला अंदर मदफून किया गया था। जो शफीक और दीगर फैजान है उन्होंने भी इसी नौयत के बयानात लिखवाए हैं कि उन्हें नहीं पता कि यहाँ प्लास्टर कब हुआ। पुलिस कशमकश का शिकार है कि तीनों मुल्जिमान से किस तरह तहकीक करे और ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि ये असला यहाँ कैसे आया था और किसने इस असले को यहाँ दफन किया है। अलबत्ता पुलिस ने यह मौके जरूर इख्तियार किया था कि हथियार तकरीबन 4 दिहाई पुराने हैं और जो माउजर्स मिले थे जो बड़ी तादाद थी जिनकी, वो पुराने हैं। तकरीबन 70 की दहाई में इस नौयत के हथियार बैनुल अक़वामी सतह पर बनाए जाते थे और ये हथियार किसी भी दौर में किसी पॉलिटिकल जमात या फिर गैंगवॉर या किसी दहशतगर्द तंजीम से कराची में जो इस्तेमाल करते हुए नहीं पकड़े जा चुके हैं।
पुलिस ने ये सारी चीजें बाकायदा तौर पर तैयार कर ली हैं कि इस नौयत का कोई हथियार कभी कराची में इस्तेमाल नहीं हुआ, और अगर ये हथियार कहीं बाहरी सतह से कराची लाया गया था तो ये नाकाबिल इस्तेमाल समझते हुए इसे दफन कर दिया गया था। फॉरेंसिक टीम की जब एक मजमूई तौर पर रिपोर्ट तैयार होगी तो आए इस बात का इंकशाफ सामने आ सकेगा कि ये हथियार अगर कराची में इस्तेमाल हुए हैं तो आखिरी मरतबा कब हुए हैं। इसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ताहिर, ये भी जानना चाहूंगा, जिस नौयत के ये हथियार जो बताए गए हैं, क्या कभी माजी के अंदर तकरीबकारी में शहर कराची के अंदर एक जंग की कैफियत रही है? क्या कभी ऐसे इससे मुमासलत रखने वाले हथियार इस्तेमाल हुए हैं कराची में? बिलाल साहब, ये जो रिवॉल्वर मिले हैं 63,000 अदद जिनकी तादाद है, इस नौयत के छोटे माउजर्स वाले जो ना वो हथियार कराची में जरूर इस्तेमाल हुए हैं, जिन्हें 32 बोर के नाम से शनाख्त किया जाता था। लेकिन जब जदीद दौर आया तो अब वो टीटी पिस्तौल में तब्दील हुए गए। ये चक्री वाले हथियार कहलाते थे। इन हथियारों को कभी भी कराची में इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा गया, ना ही कोई इस नौयत के जो है वो शवाहिद कानून नफिज करने वाले इदारों को मिले हैं कि कभी किसी कत्ल या इक़दाम कत्ल समेत किसी और बड़ी वारदात में इस नौयत के इस संबल के हथियार इस्तेमाल हुए हों। ये हथियार सिर्फ और सिर्फ मुल्की और बैनुल अक़वामी जो फिल्में तरतीब दी जाती थी, ये हथियार उनमें जरूर देखे जाते थे, इस नौयत के हथियार। और ये हथियार सिर्फ टीवी की हद तक तो कराची के अवाम ने जरूर देखे थे, लेकिन पहली मरतबा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने जब डिस्ट्रिक्ट सिटी के इलाके भीमपुरा से ये हथियार बरामद किए गए तब इंकशाफ हुआ कि ये हथियार तो कराची में भी पाए जाते हैं। अब जब इसकी सफाई होगी और फॉरेंसिक टीम इस पर अपनी मजमूई रिपोर्ट तैयार करेगी तो फिर इस बात का खास अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हथियार यहाँ कैसे आए थे, इस्तेमाल हुए या नहीं है, या फिर किस मकसद के लिए लाए गए थे। एयरक्राफ्ट गन मशीन की अगर बात की जाए तो वो एक अफसोसनाक और बड़ी खौफनाक चीज है कि लियारी जैसे इंतहाई खतरनाक इलाके में एयरक्राफ्ट मशीनें भी पाई जाती हैं। पुलिस ने इस पर भी तहकीक की है। ये इलाका गुज़श्ता अरसा दराज से सुन्नी तहरीक और लियारी गैंग वॉर के जेरे कंट्रोल रखा गया। नीपियर थाने की जो हदूद है, ये नीपियर थाना है, इसके बिल्कुल सामने है। ये जो लेकिन ताहिर, इस बात का तयन कैसे किया जाएगा, क्योंकि माजी के भी कुछ शवाहिद मिले कि गैंग वॉर इस इलाके के अंदर एक मुनज़्ज़म तौर पर नेटवर्क चलाती रही है। अब अगर इस असले की बात कर ली जाए तो इसके ऊपर ये भी बताया जा रहा है कि नंबर्स मिट चुके हैं, तो फॉरेंसिक से क्या मालूम होगा फिर? भैया साहब, इस बात का तयन यूं किया गया कि इस पे पैदल डिस्टेंस पे जो है वो सालार कंपाउंड है। सालार कंपाउंड एक अरसा दराज तक लियारी गैंगवार का मरकज रहा गया है। ये भीमपुरे का सालार कंपाउंड कहलाता था, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा अकरम बलोच की रिहाइशगाह थी। अकरम बलोच बिलावल हाउस के सिक्योरिटी इंचार्ज रह चुके हैं और 2007 में जो धमाका हुआ था उसमें अकरम बलोच की पूरी तैयारी थी, और वो जो पूरा कॉन्वाय था बेनजीर भुट्टो शहीद को लाने के लिए, वो कॉन्वाय अकरम बलोच के सिक्योरिटी गार्ड पर मुश्तमिल था। तो ये अकरम बलोच की रिहाइशगाह समझी जाती थी। ये डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है नीपियर थाने का और इस मकाम का जहां से असला बरामद हुआ है। तो इसलिए ये मकाम जो है वो गैंग वॉर के जरिए इस्तेमाल रखा गया। सुन्नी तहरीक का भी इन गलियों में काफी इंफ्लुएंस देखा गया है। माजी में 2013 के इलेक्शन से पहले, आम ऑपरेशन से पहले, वहां के जो अवाम थे, मकीन थे, वो बताते थे कि इन गलियों में शहरियों की या इलाका मकीनों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर रहती थी, और अंधेरा होते ही लोग इस गली को खौफ की अलामत समझते थे। जो वहां के मकीन थे, खास इस कंपाउंड के जो मकीन थे, वो भी यही बताते हैं कि कभी भी जिंदगी में उन्होंने कभी इस कंपाउंड के अंदर इस नौयत की कोई नकलो हरकत नहीं देखी कि इतनी बड़ी तादाद में असला यहाँ लाकर दफन कर दिया गया। पुलिस को खदशा जाहिर है क्योंकि ये माल बरदार गोडाउन थे। यहाँ माल की जो है वो दरमियान छुपाकर इस असले को यहाँ लाया गया और इसे मंसूबाबंदी के साथ जमीन की 3 तह लगाकर और जो है वो इसे दफन किया हो। लेकिन पुलिस और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं वो उस पर जरूर तफ्तीश कर रहे हैं। आया पुलिस दावा करती है कि जल्द इस बात का अंदाजा लगा लिया जाएगा कि ये असला कराची कैसे आया था और अगर कहीं इस्तेमाल हुआ है तो वो कहाँ हुआ है। ताहिर, इसको जब डिस्पोज ऑफ किया गया है, जमीन में दफन किया गया, इट मींस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसको इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए मिल्कियत की, 3 किराएदार तो सामने आ गए जो कि ला इल्म इस तमाम मामले से। बेसिकली ये मिल्कियत किसकी है ये जमीन? बिलाल साहब, ये एक हेरिटेज इमारत है। इसे पगड़ी पे या किराए पे तो दिया जा सकता है। इसे ना ही मुस्मार किया जा सकता है और ना ही इसे फरोख्त किया जा सकता है। ये एक कौमी विरसा कहलाती है। इसलिए ये मकान गुज़श्ता अरसा दराज से सिर्फ पगड़ी पर ही किराए पर दिया जाता रहा है और ये सिलसिला यहाँ ये मेमन कम्युनिटी के जेरे रिहाइशगाह भी ये इलाका है। ये जो कंपाउंड था, यहाँ एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी जो अपना ट्यूशन सेंटर इस इमारत में चलाती थी, और अतराफ का जो मुकम्मल एरिया है वहाँ गुजराती और मेमन कम्युनिटी के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है।
जो यहाँ मकीन है, और ये ज्यादातर वो लोग हैं जो कारोबारी लोग हैं जिनका जाती कारोबार है या कराची पोर्ट पर ये गुड्स का काम करते हैं। मजमूई तौर पर जब हमने यहाँ विजिट किया तो हमें तकरीबन उन लोगों की तादाद यहाँ मिली जो चेन गप्पी या फिर कराची पोर्ट पर गुड्स का काम करते हैं। तो अच्छे बड़े कारोबारी लोग थे, और ये जो कंपाउंड था यहाँ एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी जो गुज़श्ता कई सालों पहले यहाँ से मुंतकिल हो चुकी है। पुलिस ने तमाम तर चीजों का जाविया लेने के बाद एक मुकदमा जो दर्ज किया है उसमें एक तवील पुलिस ने जो है वो मतन का इजहार किया है, मगर उस मतन के अंदर कोई हौलनाक या चौंका देने वाली चीजें नहीं है। पुलिस को जो चीज बज़ाहिर तौर पर नजर आई और जो हथियारों की तादाद है, पुलिस ने सिर्फ उन्हीं आदाद शुमार का इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो असला बरामद किया गया उसमें रिवॉल्वर जो है वो माजी के अंदर भी टारगेट किलिंग में इस्तेमाल की जाती रही हैं। ताहिर, अब फॉरेंसिक कराने की तरफ जा रही है पुलिस, तो फॉरेंसिक के बाद किस तरह से ताने बाने मिलाए जाएंगे माजी के अंदर जो गैंग वॉर और जो नेटवर्क्स और जो मुनज़्ज़म तौर पर जराइम करते रहे हैं? बिलाल साहब, जब इस हवाले से हमारी पुलिस के ऑफिशियल से बात हुई थी तो ये सवाल उनसे जरूर किया गया था, क्या आया ये असलहा गैंग वॉर के मुख्तलिफ ग्रोहों के इस्तेमाल में रहा है? तो तमाम का एक ही सवाल था कि गैंग वॉर को जब भी देखा गया एक जदीद हथियारों के साथ देखा गया, वो जब भी पकड़े गए तो बड़े और छोटे उन्होंने जदीद हथियार उनसे बरामद हुए हैं। अगरचे अवान बम भी वो इस्तेमाल करते रहे हैं या दीगर बारूदी मवाद को इस्तेमाल करने के लिए वो मशीन गन का इस्तेमाल करते रहे, तो वो जदीद दौर की जदीद मशीनें हुआ करती थी। इस नौयत के पुराने 70 की दिहाई के जो हथियार हैं वो माजी में भी कभी गैंग वॉर मुलजिमान से ना तो बरामद हुए हैं, ना ही पुलिस ने कोई इस नौयत का असलहा लियारी से बरामद किया है। कुछ साल पहले एसएचओ नीपियर जो इस वक्त मौजूद है जफर इकबाल, उन्होंने लियारी से एक बड़ा असले की खेप बरामद की थी, लेकिन वो इंतहाई जदीद असला था, इस नौयत का बोशीदा पुराना असला नहीं था। तो पुलिस इस पर यह वादे करती है कि ये हथियार कभी भी गैंग वॉर या किसी पॉलिटिकल तंजीम की जानिब से इस्तेमाल करदा हथियार नहीं है। ये साफ वाजे होता है कि ये 70 की दिहाई के पुराने हथियार हैं, या तो इन्हें नाकारा होने के बायस दफन कर दिया गया था या फिर एक कंसाइनमेंट में ये कराची आ गए होंगे। अब उन्हें कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना था, इस वजह से कि हेरिटेज इमारत का इस्तेमाल किया गया और उसकी जमीन के अंदर इसे दफन कर दिया गया हो। ठीक है, इस वक्त अगर बात की जाए शहर कराची की भी और खास तौर पर लियारी की, क्या लगता है जो मुनज़्ज़म ग्रोह हैं दोबारा एक्टिव होते नजर आ रहे हैं? बिलाल साहब, लियारी में सूरत हाल कुछ कशीदा है, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं सूरत हाल ये है कि मंशियात फरोशों और ख़ास तौर पर क्रिस्टल और आइस की फरोख्त करने वाले जो ग्रोह हैं वो एक मरतबा फिर लियारी भर में जो है वो मुनज़्ज़म है। बत्ती की कुछ वारदातें गुज़श्ता बरस रिपोर्ट हुई हैं और जिसका ताने बाने लियारी से मिलते हैं। जिला शर्की में जो बहादुराबाद के मकाम पर बिल्डर को भत्ता की पर्ची मिली थी, उसका ताल्लुक भी लियारी गैंगवार से था, लेकिन वो पीर इलाही बख्श कॉलोनी के इनके मकाम का मकीन एक गैंगवार कारिंदा था। तो ये सूरत हाल लियारी गैंगवार एक बार फिर कराची में अपनी गिरफ्त तो मजबूत कर रही है, लेकिन उसकी फंडिंग के लिए जो है वो मंशियात फरोशों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे खौफ की फिजा जरूर है। ठीक है, मंशियात फरोशों की बात की जाए और ख़ास तौर पर जो अदालती अहकामात हैं मंशियात की रोकथाम के हवाले से, क्या कुछ इलाके हैं जहां पर आज भी ग्रोह मुनज़्ज़म तरीके से काम करते नजर आ रहे हैं? सोल्जर बाजार की बात की जाए, गार्डन की बात की जाए, तो क्या लगता है पुलिस वहां पर कार्रवाइयां करती नजर आ रही है या खामोश तमाशाई बनी बैठी है? बिलाल साहब, स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट थी जिसमें हॉट स्पॉट्स का कई सैकड़ों हॉट स्पॉट्स थे जिनका इंकशाफ किया गया था, पुलिस ने देखते ही देखते गुज़श्ता बरस सैकड़ों की तादाद में मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा जरूर किए हैं, लेकिन ये एक मुनज़्ज़म और मजबूत नेटवर्क है जो पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में कराची के हर मकाम से ऑपरेट किया जा रहा है। तो बात की जाए कि हब चौकी से जो मौजको थाने की हदूद से दाखिली रास्ता है कराची का, ये बासानी वहां से कराची के इलाके लियारी लाई जाती है और बस ट्रांसपोर्ट के जरिए ये सोल्जर सोराब कोट और दीगर मकामात पे भी लाई जाती है। तो दोनों एंट्री एग्जिट जो कराची के हैं वहां से ये मंशियात की तरसील का सिलसिला है और ये रहता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत नेटवर्क हैं और इनके ताने बाने बहुत मजबूत लोगों से हैं। मुबैना तौर पर इंकशाफ जो हुआ था जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में, उसमें फर्दन पुलिस एहलकारों और अफसरानों का जिक्र किया गया था जो वाजे करता है कि कराची में जो मंशियात फरोशी है उसमें कराची पुलिस बराह रास्त सरपरस्ती कर रही है। ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि बराह रास्त पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इसमें है। अगर कोई शख्स पर आवाज उठाता है या कार्रवाई करता नजर आता है तो ये इनके पीछे, इनके अकब में बास शख्सियात कौन है कि ये थमने का नाम नहीं ले रहे? मेरे साथ असल जो नेटवर्क है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से चलाया जाता है। ये कानून नाफिज करने वाले इदारे वाज़े तौर पर जानते हैं। जितना भी नेटवर्क बलूचिस्तान से है वो टीकू बाग के मकाम से चलाया जाता है, जहां कराची से चोरी होने वाली जितनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां हैं ये वहां मुंतकिल होने के बाद वहां से मंशियात की सूरत में कराची लाई जाती हैं।
तो ये सूरत हाल AVLC के जो इंचार्ज हैं बशीर बरोही, वो खुद भी इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि चीकू बाग जो है वो कराची में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी होने और मंशियात सप्लाई का एक मरकज है जिसे बलूचिस्तान हुकूमत ने कंट्रोल करना है, लेकिन वहां की मौजूदा हुकूमत और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सूरत हाल पर कंट्रोल करने में नाकाम नजर आते हैं, जिसके बाईस कराची में मंशियात का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, आखिर में ये भी पूछना चाहूँगा, कुछ दिन पहले DG रेंजर्स इफ्तिखार हसन चौधरी की सरबराही में एक इजलास हुआ था, उसमें तमाम जो इदारों के सरबराहान थे उन्होंने भी शिरकत की थी। उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था और फिर हमने देखा कि इस तरह से ये वाक़यात सामने आते हैं। मुस्तकबिल के अंदर भी इस तरह के कुछ वाक़यात एक्सपेक्टेड हैं क्या? इस हद तक कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं शहर कराची में? बिल्कुल, कार्रवाइयां बिल्कुल जारी हैं। शहर में आज भी सेक्टर कमांडर अब्दुल्ला शाह गाजी, ब्रिगेडियर बिलाल ने कराची के बड़े ताजरों से मुलाकात की है और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको बताए हैं। रेंजर्स ने नफरी बढ़ाने समेत पेट्रोलिंग को मजबूत करने और नेटवर्क इंटेलिजेंस नेटवर्क पुलिस के साथ मिलकर तेज करने की ताजरों को यकीन दहानी कराई है। उन्हें एक बार फिर इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि 2013 में जो उनकी फिजा कायम हुई थी वो फिजा शहर में बरकरार रहेगी। रेंजर हर वक्त हाई अलर्ट है। ताजरों ने इस सूरत हाल पर इत्मीनान का भी इज़हार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर अब्बासी मौजूद थे। शहर भर की सूरत हाल पर बात की जा रही थी। अब देखना यह है कि भीमपुरा गोदाम से जो असला बरामद किया गया, फॉरेंसिक के बाद क्या मालूम होता है कि ये 4 दिहाइयों से असला दफन यहाँ पर है। किस से इसका ताल्लुक है, किस सियासी जमात से है, या फिर अगर सियासी जमात से नहीं भी है तो किस ग्रुप से, किस ग्रोह से, ये तमाम चीज़ें आफ्टर फॉरेंसिक मालूम हो सकती है। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी उसको भी शामिल करेंगे।